हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मेरी स्टडी, मेरा अध्ययन किसान आंदोलन के ऊपर। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जानने का प्रयास किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसान भाई क्या सोचते हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आप जानने का प्रयास करें तो मैं आपको बताता हूँ 46 to 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 16% उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और हम अपने जीडीपी का हार्डली 1% एग्रीकल्चर में वापस से निवेश करते हैं। मुझे लगता है ये पर्याप्त कारण है कि आपको और मुझे इस आंदोलन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है और किसान भाई विरोध कर रहे हैं या फिर दुखी हैं, परेशान हैं। मुख्यतः ये जो फार्मर्स बिल 2020 है, इसके हाइलाइट्स, चिंता के हाइलाइट्स क्या हैं? किसान विरोध कर क्यों रहे हैं? मुख्यतः एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। एपीएमसी मंडियों का प्रावधान वह प्रावधान है जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज को एक होलसेलर ट्रेडर को बेच पाता है। किसान अपनी उपज लेकर इन मंडियों तक जाता है। वहां पर जो आड़तीये हैं, वहां पर जो ट्रेडर्स हैं, ये रजिस्टर्ड लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं उस मंडी के। वो उससे फसल खरीदते हैं, उसे पैसे देते हैं, वो आगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को पास ऑन कर दिया जाता है। अब इस नए नियम के अनुसार, नए लॉ के अनुसार प्रावधान ऐसा है कि एपीएमसी मंडी के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी आकर किसान की फसल खरीद सकता है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अभी एक किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी में ले गया और बेच दी। अब हो सकता है वो मंडी ना लेके जाए, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, किसी के पास भी जो पैन कार्ड धारक है, पैन कार्ड होल्डर, इंडिविजुअल हो, प्राइवेट कंपनी है, वो आके उससे डायरेक्ट खरीद सकती है। ये एक मुख्य डर सता रहा है। ये डर किस बात से जुड़ा हुआ है? ये डर इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या वो प्राइवेट प्लेयर किसानों का शोषण तो नहीं कर देंगे? क्या वो प्राइवेट प्लेयर्स के बनाए हुए डिफिकल्ट, थोड़े डिटेल्ड, बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स किसान समझ पाएंगे? क्या वो प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी से नीचे जाके किसान को फसल बेचने पे मजबूर तो नहीं कर देगा? कारण क्यों? 86%, ऑलमोस्ट 86% फार्मर्स के पास 1 या 2 हेक्टेयर या उससे भी छोटी जमीन है। यानी कि वो बहुत बड़ी उपज तो होती भी नहीं है जो वो कहीं बेच सके। तो उतने छोटे फार्मर को शोषण का शिकार होने देने के लिए तो क्या नहीं सरकार छोड़ दे रही। दूसरा एक बहुत बड़ा डर जो किसान भाइयों को है, प्राइवेटाइजेशन। और उस डर की जो एक केंद्र है, एपिसेंटर है, वो ये है, किसान कह रहे हैं ये सरकार हर चीज प्राइवेटाइज कर रही है। अभी एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं रेलवे को प्राइवेटाइज किया है। तो किसान कह रहे हैं कि ये पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हम सरकार हमारा संरक्षण कैसे करेगी? हम तो डर में जीने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो हमें खा जाएंगी, इनके कहने पे ये मुगाएंगे। और छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स हैं उनका क्या होगा? बड़ा किसान तो शायद अपने आप को बचा लेगा। उससे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है एमएसपी का। किसान कह रहे हैं अगर एक न्यूनतम प्राइस, एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सुनिश्चित करके एक नियम नहीं बनाएंगे कि हर व्यक्ति जो किसान से उसकी उपज खरीदे उसे उसे एक बेस प्राइस देना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं खरीद सकता, जिससे कि किसान का संरक्षण हो पाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो सरकार का लॉजिक ये है कि जी आज से पहले भी एमएसपी एक नियम या लॉ नहीं था। लेकिन किसान कह रहे हैं आज से पहले नहीं था, लेकिन आज से पहले प्राइवेट प्लेयर्स भी नहीं थे। तो किसानों को ये डर है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब एमएसपी एक लॉ बन जाए। और एक हद से देखा जाए तो बुरी बात भी नहीं है। एमएसपी लॉ बनने से क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसान का शोषण करने का एक अधिकार नहीं मिल पाएगा। अब इसके साथ में एक विरोध या एक लॉजिक डिबेट में क्या आता है जी, एमएसपी पे आज भी वैसे भी 6 से 7% ही किसान को एक फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एमएसपी से सिर्फ केंद्र सरकार या स्टेट सरकारों के माध्यम से वही उपज खरीदी जाती है जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेचा जाता है, खासकर वीट एंड राइस। 20 से 22-23 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी है, लेकिन मिलता नहीं है। तो एमएसपी को निर्धारण करने का मायने क्या है? लेकिन सरकार
के सामने किसान वही बात रख रहे हैं कि इससे अब प्राइवेट प्लेयर आएगा तो उससे हमें बचाव का एक जरिया मिल जाता है। फिर बात आती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। वो चीजें जैसे आपने देखा अभी पैंडेमिक के दौरान मास्क सैनिटाइजर्स की बहुत कालाबाजारी हो रही थी, महंगे प्राइसेस पे बेचा जा रहा था, सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्हें शामिल किया। अब सरकार इस एक्ट के ऊपर से प्रतिबंध हटा रही है, मतलब बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स साइलर्स बना सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेस बना सकते हैं और कितना भी बेशुमार उसको रख सकते हैं, उसका होर्डिंग कर सकते हैं। तो किसान को ये डर है कि हमसे औने पौने दाम पे, सस्ते दाम पे खरीद लिया तो हमारा शोषण हो जाएगा और जिस वक्त फसल मार्केट में आई है उस वक्त को खरीद के रख लेंगे और बाद में बेचते रहेंगे। सरकार ने जो इसके ऊपर एक भूमिका ली है या इस कानून में जो प्रावधान किए हैं वो ये हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी आपातकाल की स्थिति देश के ऊपर आ जाए या फिर जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, उनका 100% से साल में उनकी प्राइसेस बढ़ जाए मार्केट में, उसमें एक फॉर्मूला बनाया गया है कि पिछले एक साल में 12 महीने में उसका प्राइस कितना रहा और उससे पहले 5 सालों का एक एवरेज प्राइस कितना रहा, उसका जो लोएस्ट है उससे इसे कंपेयर करेंगे। और नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए 50% से अगर मार्केट में कीमतें बढ़ जाएंगी तो ही सरकार उसके ऊपर एक पाबंदी लगाएगी। तो इससे एक ये भी डर है जो किसान टेबल के ऊपर ला रहे हैं, आपके मेरे समक्ष रख रहे हैं कि उपभोक्ता यानी कि आप और मैं भी खतरे में हैं, क्योंकि 99% तक जब तक कीमत बढ़ेगी सरकार कुछ नहीं करेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा डर किसानों को यह है कि डिस्प्यूट अगर होता है, किसानों का शोषण होता है, किसानों की उपज को गलत दामों पे खरीदा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें पेमेंट नहीं की जाती है या उनकी खरीद जो उन्हें उगाई है प्राइवेट कंपनियों के कहने पर वो खरीदने से इनकार किया जाता है, तो किसान को कोर्ट में जाने की आजादी नहीं है। नए प्रावधान में किसान को एसडीएम में, सब डिविजन मजिस्ट्रेट के यहाँ इसमें उठाना पड़ेगा और उनको डर ये है कि छोटे किसान की कौन सुनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लॉयर्स आएंगे, सब डिविजन मजिस्ट्रेट के लेवल पर छोटा किसान असहाय महसूस करेगा। अब ये वो प्रश्न है जिन्हें हमें बड़ी गंभीरता से देखना है और इससे एक बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन, एक विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती है जिसे आप और मैं देख रहे हैं, अब समझना है। वो ये है कि आखिरकार क्या सरकार को नहीं पता था, ये तो बहुत मजबूत सरकार है देश की, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, किसान इसका विरोध कर सकते हैं, तो इसको पहले एड्रेस क्यों नहीं किया इतनी जल्दबाजी में, अपर हाउस लोअर हाउस में इसको बिना एक डिस्कशन के विरोध हुआ वहां पर विपक्ष का, फिर भी क्यों ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको लागू कर दिया गया। एक दूसरा, किसान ये भी उनको बार बार चेतना दे रहे हैं कि इस आंदोलन से सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान नहीं जुड़े हुए हैं, इससे पूरे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार उन किसानों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के जगह अगर आज आप देखें 25 दिसंबर को पूरी सरकारी तंत्र प्रणाली लग गई है दूसरे किसानों को एड्रेस करने के लिए, तो ये एक बहुत टेंशन की अवस्था है। सोचना चाहिए कि एक वर्ग को, बहुत बड़े वर्ग को दिक्कत है, विरोध है, तो सरकार उनसे बात करने की जगह दूसरे वर्ग को कहती है जी आपको कोई समस्या है कि नहीं ना, क्यों बहक रहे हैं कुछ कुछ लोग। सो दिस गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डू द सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर दीज फार्मर्स। ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है सरकार की ईमानदारी और नीयत के ऊपर। मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सरकार को इसका आभास या एहसास नहीं था कि इस तरह का आंदोलन हो सकता है या ये कुछ ऐसी कमजोरियां हैं इस बिल में जिनके ऊपर कोई विरोध हो सकता है। और इतना लंबा गतिरोध चलता रहा है, सरकार आज एमएसपी को भी वापस लेने के लिए वापस 100% तैयार नहीं है, माइंडसेट में बातें करी जा रही है। तो क्या सरकार इस आंदोलन को चलते देना चाहती है? क्या सरकार इस आंदोलन के चलने से फायदा ले रही है? क्या इसके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो एक बात बोल रहे हैं, जो मंत्री हैं वो दूसरी बात बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है वो तीसरी बात बोल रहे हैं, क्या एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है? क्यों? क्योंकि मंत्री बोलते हैं हम तो खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं,
प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि ये बिल अच्छा है, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। वो प्रूव कर रहे हैं सारे देश में किसानों से बात करके किसानों का कितना लाभ हो रहा है। लेकिन उसी पार्टी की जिसकी सरकार है, प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये तो बहलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, इसमें तो कोई खालिस्तानी है, उसमें तो कोई अलग अलग एजेंट है, इसमें तो बाहर का पैसा लगा हुआ है। आखिरकार ये मंत्री भी तो उसी पार्टी के हैं। Big question that I'm putting before you that you need to think is government being honest? Is this the right way to tackle this kind of a protest and आंदोलन? क्या सरकार और बड़ा हृदय करके इसको ले सकती है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने यहां तक कहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कहा है कि ये अच्छा नहीं होगा कि इस बिल को फिलहाल लागू ना किया जाए, इस कानून को फिलहाल इंप्लीमेंट ना किया जाए। इससे टकराव कम होगा। किसानों को बुलाइए और उनकी बातों को समझ के वापस से बिल बनाइए। एक सुझाव, किसान अड़े हुए हैं कि बिल पूरा रिपील कर दो। अगर ये भी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या इतने बड़े लोकतंत्र में, जहां पे मतदाता सुप्रीम है, सरकार बनी है मतदाता के लिए, अगर मतदाता असंतुष्ट है, दूसरी बात, ये वह मतदाता जिसने बिल मांगा नहीं था, ये वह मतदाता जहां पर एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है, तो इतना बड़ा कदम उठाने की इस पेंडेमिक की टाइम में इतनी जल्दबाजी में कोई जरूरत थी क्या? हमें इन सब सवालों के जवाब ढूंढने हैं। आखिर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, गूगल में आप बहुत सारे इंटरनेट साइट्स पे पढ़ सकते हैं। त्रिलोचन शास्त्री जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर भी इस बिल का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि विरोध भी कर रहे हैं। ये वह लोग हैं जो IIT IIMs में पढ़ाते हैं। अगर ये वो अध्यापक, ये वो अध्ययन करने वाले बड़े बुद्धिजीवी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, या फिर अभिजीत बैनर्जी जैसे हमारे नोबेल लॉरिएट इस बिल के समर्थन में नहीं है और कह रहे हैं कि शायद इस समय नहीं इसे लाना चाहिए था, तो क्या आप और मैं, देश की जनता, आंख बंद करके राजनीतिक दलों की और पॉलिटिशियंस की ही बात सुनेगी, या उन अध्यापकों की, उन शिक्षकों की, उन बुद्धिजीवियों की बात भी सुनेगी जिनकी हम इज्जत करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि आप और हम पढ़ें या हमारे बच्चे पढ़ें, IIM में बच्चे पढ़ने जाएं, लेकिन उनके प्रोफेसर्स अगर सरकार के विरोध में कोई अपनी बात रख रहे हैं तो उस बात का मूल्य नहीं है, तो बच्चे किससे सीखने भेज रहे हैं हम? एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। इन प्रश्नों को आपको और मुझे अच्छे से समझना होगा और इनका जवाब ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि इस किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी चीज प्रूव कर दी है कि हमें आउटसोर्स डेमोक्रेसी में नहीं जीना है कि मतदान करने के बाद जो हमें दिया जाए वो हम सहन कर ले। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमने देखा था अन्ना आंदोलन भी हुआ, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन पार्टियों के विरोध में या सरकारों के विरोध में नहीं है, यह आंदोलन उन सरकार की नीतियों के विरोध में है जिससे लोगों को डर है कि उनका नाश हो जाएगा या उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आइए मिलके इस चीज को ढंग से समझें, इससे पहले कि नौबत वहां तक आ जाए कि जब जब जिस जिस पे प्रभाव पड़े वो समाज का वर्ग, वो लोग आंदोलन करने उतरे और एक दूसरे का साथ ना दें। ये बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी लोकतंत्र के लिए। अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि सरकार क्या कर सकती थी, आज भी क्या कर सकती है, और इज गवर्नमेंट बीइंग ऑनेस्ट, और गवर्नमेंट हैज सम अदर इंटेंशन बिहाइंड this protest continuation. Thank you so much. प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। कोई सूचना हो तो मुझे दे सकते हैं, कोई अध्ययन हो तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं at email ID democratictourist@gmail.com। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आशा करता हूं आप इसे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।